Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed. IDMR paper 12 unit 4.2 objective of teaching English। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से एक शिक्षक को बच्चे के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, उसके डाउट्स क्लियर करने चाहिए ताकि वह इंग्लिश शिक्षण प्राप्त कर सके। यूनिट 4.2 ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग्स। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके शिक्षा में क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या उसके लक्ष्य होते हैं बच्चे के लिए। आइए उन सब के बारे में यहाँ पर जानते हैं। स्टार्टिंग में दिया गया है, भारत में इंग्लिश विषय का शिक्षण लोगों की आशा एवं शिक्षा की गुणवत्ता का प्रतीक माना जाने लगा है। विश्व की 60% जनसंख्या बहुभाषीय है। भारत भी एक बहुभाषीय देश है। इसमें बहुत संख्या में भाषाएं एवं बोलियां हैं। भारत में करीब 1652 भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो भारत है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को इतना महत्व दिया जाने लगा है कि जो इंग्लिश जानता है उसको ही शिक्षित माना जाता है। ये यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को और उसके एजुकेशन लेवल को रिप्रेजेंट करने में या फिर शो ऑफ करने में बताया जाता है। जो विश्व है, विश्व के अंदर 60% जो जनसंख्या है वह बहुभाषी है, मल्टीपल लैंग्वेज को जानती है, उसको यूज़ करती है। और भारत भी एक जो बहुभाषीय देश है, इसमें भी बहुत सारी जो भाषाएं हैं और बोलियां हैं वो बोली जाती हैं, जिसमें करीब 1652 भाषाएं और बोलियां मिलाकर होती हैं, जिनकी कैलकुलेशन वो बोली जाती हैं। मतलब यहाँ पर इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जगह जगह पर एरिया और डिस्ट्रिक्ट वाइज लैंग्वेज चेंज होती रहती है, और जिसकी वजह से यह बहुभाषीय देश है। यहाँ पर बहुभाषीय देश होते हुए भी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा गुणवत्ता एवं महत्व के साथ देखा जाता है कि जो लोग इंग्लिश जानते हैं उनको बहुत ही विद्वान और एजुकेटेड माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, नॉट नॉलेज। हम जानते हैं कि जो हमारे मित्र या फिर हमारे कोलीग्स हैं या हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इंग्लिश को इतना फ्लुएंसी नहीं बोल पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है। उनको नॉलेज है, लेकिन वो उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए जो अपनी मदर टंग है, हिंदी है, उसको यूज़ करते हैं। वो इंग्लिश को यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है यह कुछ ही टाइम पहले से सिस्टम में फॉलोअप में लिया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। संविधान के 8वें अनुच्छेद में 22 भाषाओं को दर्शाया गया है। 87 भाषाएं प्रिंट मीडिया में, 71 भाषाएं ऑडियो मीडिया में अपनाई जा रही हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 8 जो एक्ट है उसके अंदर 22 लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया है। इसके बावजूद भी जो प्रिंट भाषाएं हैं उसके लिए 87 लैंग्वेज को सिलेक्ट किया गया है। जो ऑडियो मीडिया है, जो कि ऑडियो के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, जो न्यूज़ है वो शेयर करते हैं, उसके लिए 71 भाषाओं को अपनाया गया है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है 47 भाषाएं विद्यालयों में पढ़ाई में प्रयोग में लाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसमें सबसे जटिल समस्या अंग्रेजी के प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है। अब यहाँ पर बताया कि जो 47 लैंग्वेज है वो स्कूलों में स्टडी के दौरान बच्चों के लिए यूज़ की जाती हैं, और इसके साथ साथ जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर अंग्रेजी भी पढ़ाई जाने लगी है। लेकिन अंग्रेजी को इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, जिसका रीज़न बताया गया है वहाँ पर अच्छे ट्रेंड टीचर का ना होना। कि अगर अच्छे ट्रेंड टीचर होंगे तो वह बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो अगर बच्चे मोटिवेट होंगे और लैंग्वेज को अच्छे से सीखना चाहेंगे तो उसके लिए जो शिक्षक है उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए बताया गया है कि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर एक अच्छे शिक्षक की, अच्छे ट्रेनर की कमी है, जिसकी वजह से बच्चे वहाँ पर अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक ही है। शिक्षक के पास वो समझ होनी चाहिए जो नई पीढ़ी में ज्ञान एवं सार को संप्रेषित करे। अब यहाँ पर बताया कि जो
लैंग्वेज है उसको सिखाने का दायित्व एक शिक्षक के ऊपर जाता है और शिक्षक के पास इतनी कैपेबिलिटी, इतनी समझ होनी चाहिए कि वह नई पीढ़ी या फिर जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर संप्रेषण की जो क्वालिटीज़ है, जो नींव है, उसको अच्छे से रख सके, ताकि वह आने वाली जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसकी समस्या है, उसका समाधान करने में सक्षम हो सके और अनेकों भाषाओं को अच्छे से सीख सके। जो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा दी गई है उसके साथ भी बच्चा कोरिलेट कर सके और उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज़ कर सके। ये यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल माना गया है वह शिक्षक का माना गया है कि किसी भी बच्चे में शिक्षा और भाषा वाणी विकास के लिए जो शिक्षक है वह अपने जितने अधिक एफर्ट्स लगाएगा, जितने अधिक जो TLMs है वह प्रयोग करेगा, जितना अधिक उसको नई तकनीक्स का ज्ञान होगा वह उतना ही अधिक शिक्षण बच्चों को लैंग्वेज के लिए करा पाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में शिक्षक को अधोलिखित विषयों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर बताया कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो टीचर के सामने आती है जब वह एक रूरल एरिया में या फिर ग्रामीण एरिया में बच्चों को इंग्लिश का शिक्षण कराता है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए शिक्षण कराता है, टीचिंग करता है। तो वहाँ पर जो शिक्षक के सामने समस्याएं आती हैं उनका यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाई गई है। आइए उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट जो बताया गया है वह बताया गया है हिजेज स्पेलिंग कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स का जो बहुत बड़ा समस्या होती है कि बच्चे जो राइटिंग कॉन्सेप्ट है उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक बहुत अधिक करते हैं, जिसकी वजह से वह राइटिंग में अनेकों समस्याएं होने की वजह से वह अच्छे से शिक्षण नहीं कर पाते हैं और जो राइटिंग है उसके इफ़ेक्ट्स की वजह से वह इंग्लिश से डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड दिया गया है गृह कार्य है होमवर्क कि जब बच्चे को घर पर गृह कार्य करने को दिया जाता है तो वहाँ पर कोई एजुकेटेड नहीं होता जो इंग्लिश को अच्छे से समझ पाए और इसके अभाव में बच्चे का जो होमवर्क है वह भी अच्छे से पूरा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चा उसको छोड़ देता है, उसको ड्रॉप कर देता है और बच्चा जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें पीछे रह जाता है। ये यहाँ पर बहुत बड़ी जो समस्या है ये बताई। थर्ड दिया गया इसके अंदर उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कि जैसे बच्चा जब इंग्लिश में कुछ भी बोलता है, पढ़ता है तो उस वर्ड का जो स्पेसिफिक वर्ड जो बोल रहा है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है उसका, वह ठीक से नहीं कर पाता है और बच्चा जब उसको ठीक से नहीं कर पाएगा तो इन द फ्यूचर वह उस चीज़ को यूज़ करेगा तो वह कहीं ना कहीं मिस्टेक रहेगी और बच्चा इस मिस्टेक को ना करने की बजाय उसको छोड़ देता है और इंग्लिश को मिस कर देता है यहाँ पर और इसकी वजह से जो उसके उच्चारण की समस्या है वह बढ़ी रहती है और बच्चा इन द फ्यूचर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो मोटिवेटेड नहीं हो पाता और उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता। यह उसके इंग्लिश लैंग्वेज के अधिगम में बहुत ही ज़्यादा बड़ी कठिनाई के रूप में बच्चे के सामने आती है। अब यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है अंग्रेजी व्याकरण। जो ग्रामर है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाने के लिए अनेक प्रकार की जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करना होता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर जो टीचर्स हैं उनको इस चीज़ का अनुभव कम है, जिसकी वजह से इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर नहीं कर पाते हैं और बच्चे इंग्लिश कॉन्सेप्ट के जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं उनका कंप्लीट ना होने की वजह से जो इंग्लिश है उसके अंदर पिछड़ जाते हैं और वह इंग्लिश से जी चुराने लगते हैं, जिसकी वजह से वह इंग्लिश लैंग्वेज को ड्रॉप कर देते हैं। ये यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके शिक्षण में एक समस्या के रूप में बच्चों के लिए देखा जाता है। 5 पॉइंट दिया गया इसमें बुरी लिखावट, बैड हैंड राइटिंग। अब यहाँ पर जो इंग्लिश का रिटन वर्क है उसको लिखने के लिए बच्चों को किस प्रकार का गाइडेंस मार्गदर्शन किया जा रहा है वह भी बहुत इफ़ेक्टिव है कि अगर बच्चे को अच्छे से जो वर्ड्स लिख रहा है, जो अल्फ़ाबेट्स लिख रहा है बच्चा, उसकी शेप पता है, उसको लिखने का जो वे ऑफ मेथड है वो पता है उसको लिखने का, अगर वो बच्चा उसको ठीक से सीख लेता है तो उसकी जो राइटिंग है वह भी अच्छी होती है, सुंदर होती है। अगर बच्चा उसको नहीं सीख पाता तो उसकी राइटिंग है बहुत बुरी होती है देखने में, जिसकी वजह से बच्चे का जो इंटरेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज से हट जाता है और वह इसको सीखने में अनेक प्रकार की समस्याएं फेस करता है, जिसकी वजह से उसको छोड़ना या फिर उसमें कमज़ोर रह जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। 6 दिया गया है अंग्रेजी कविता पोएट्रीज़ कि बच्चे जो इंग्लिश पोएट्रीज़ हैं उनको कम रीड करते हैं। यहाँ पर जो पोएट्रीज़ बताई गई हैं, पोएट्री का मेन मोटिव होता है बच्चे के अंदर जो उसका स्पेलिंग कॉन्सेप्ट है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, जो उसके डिफ़िकल्टीज़ हैं अंडरस्टैंड ऑफ वर्ड में, तो उन सब चीज़ों को दूर करना। और यहाँ पर जो कविता का जो
उच्चारण है बच्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर जो स्पेलिंग कॉन्सेप्ट है वो, प्रोनाउंसिएशन है वो, और अनेक प्रकार के जो एस्पेक्ट्स हैं वो डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पोइट्री में भी पीछे रह जाता है। और यह इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पोइट्री करना। आइए इसमें आगे जानते हैं। अंग्रेजी भाषा की विविधता के कारण हिजेज एवं उच्चारण में असमानता होती है। अंग्रेजी में 26 अक्षरों के लिए 44 ध्वनियाँ होती है। अब यहाँ पर बताया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर अनेक प्रकार की विविधताएं, मतलब डिफरेंटीज़ हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो उसके उच्चारण में और उसकी जो स्पेलिंग्स हैं उसके अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं फेस करता है। अंग्रेजी के अंदर जो 26 अक्षर होते हैं और उनकी जो ध्वनियाँ हैं, जो उनके साउंड्स होते हैं 44 होते हैं, जिसकी वजह से अनेक प्रकार के जो अक्षर हैं उनका निर्माण होता है। विशेषकर जो हिंदी में 52 अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण भी सेम होता है और उनकी लिखावट में भी बच्चे होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि हिंदी उनकी मदर टंग है। इसके अकॉर्डिंग, इसके कंपैरिजन में अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चे अधिक समस्या का सामना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ध्वनि और अक्षरों का अच्छे से प्रयोग का ज्ञान नहीं होता, कि जिसकी वजह से उनका जो स्पेलिंग कॉन्सेप्ट है और प्रोनाउंसिएशन है वो इफ़ेक्टेड होता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। शिक्षक को हिजेज के सही नियम कक्षा में बताने चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि जो बच्चे के लिए जो हिजेज के नियम है, जो स्पेलिंग कॉन्सेप्ट के जो नियम है, कक्षा में शिक्षक को अच्छे से डिस्कस करने चाहिए, ताकि बच्चे अपने डाउट्स को क्लियर करके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स के जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से सीख सके। इसके लिए हम बच्चे को जो 12 कड़ी बोलते हैं वो अच्छे से कराएंगे, ताकि बच्चे को अच्छे से पता लग जाए कि किस वर्ड के साथ क्या मिलने से उसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है और उसको कैसे लिखते हैं। ये यहाँ पर ज़रूरी होता है। और इस प्रकार की जो समस्या होती है, मुख्य रूप से जो लर्निंग डिसेबिलिटी से इफ़ेक्टेड बच्चे होते हैं उनमें यह समस्या देखने को मिलती है, लेकिन यह विशेषकर एक ही सब्जेक्ट में होती है। इसके अपोजिट अगर बच्चे को हम हिंदी में ट्राई करवाते हैं तो वह हिंदी में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो यहाँ पर हम उसकी स्कैनिंग कर लेते हैं कि बच्चे को किस विषय में ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर बच्चे को सभी विषय में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पर उसके लिए लर्निंग डिसेबिलिटी से जो टेस्ट होते हैं उनकी स्कैनिंग करते हैं और बच्चे को डायग्नोस करते हैं। अगर बच्चे को किसी स्पेसिफिक एक ही लैंग्वेज में अगर इस प्रकार की समस्या आ रही है तो उसको जो लैक ऑफ नॉलेज है जो लैंग्वेज का वो मानते हैं यहाँ पर। इसके लिए बच्चे को अलग से प्लान और जो गोल सेट हैं वो करवाए जाते हैं और बच्चे को अधिगम करवाया जाता है। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। छात्रों को नए शब्दों को जोर से समूह में कम से कम 5 बार बुलवाने चाहिए। अब यहाँ पर बच्चे के लिए जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी जो समस्या होती है उसकी समस्या को दूर करने के लिए बताया गया है कि बच्चों से 5 बार कम से कम एक ग्रुप में जो डिफ़िकल्ट और न्यू वर्ड आए हैं उनका उच्चारण करवाना चाहिए, उनका प्रोनाउंसिएशन करवाना चाहिए, ताकि बच्चे सुन सके और उसको ऑब्जर्व कर सकें। अगर इस प्रकार से बच्चे लर्निंग करते हैं तो वह लैंग्वेज पर बहुत अच्छी पकड़ बनाते हैं और अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज को सीख पाएंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट दिया गया है, छात्रों को सही शब्द उच्चारित करने में शिक्षक को सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पर उच्चारित करना मतलब है प्रोनाउंसिएशन, कि अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है कोई वर्ड बोलने में तो शिक्षक को उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसके लिए उसको शॉर्टकट ट्रिक और इजी वे में बताना चाहिए, उसके आर्टिकुलेटर्स का भी यूज़ बताना चाहिए, किस प्रकार से जो मैकेनिज़्म है हमारा काम करता है उसके बारे में बच्चे को बताना चाहिए। कि इन सब जो बारीक पहलू हैं, पॉइंट्स हैं, इनको बताते हुए बच्चे को उच्चारण के बारे में हेल्प करनी चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम बच्चे के लिए इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पॉइंट बताए गए इनको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। आइए इसमें जानते हैं 4 पॉइंट। प्रति सप्ताह कठिन शब्दों के पोस्टर बनाकर कक्षा में लगाने चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि जो एवरी वीक जो स्टडी हुई है उसके अंदर अनेकों प्रकार के जो वर्ड्स आते हैं उनका एक पोस्टर बनाकर कक्षा में लगाना चाहिए, क्लास में लगाना चाहिए, जिसको बच्चे क्लास में ऑब्जर्व कर सके और उन वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर सके। ये यहाँ पर बताया गया कि अगर इस ट्रिक को अगर हम यूज़ करते हैं तो बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सकते हैं लैंग्वेज सिखाने के लिए।
अब यहाँ पर कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं कि बच्चों के लिए उनको प्रयोग करके हम एजुकेशन के साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट दिया गया गृह कार्य। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया, छात्र अगर होमवर्क करके नहीं लाता है तो उसके बहाने को स्वीकार करिए। कि अगर बच्चा होमवर्क है वह नहीं करके लेकर आया और वह कुछ भी एक्सक्यूज़ दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और बच्चे को अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसके बारे में पूर्ण रूप से शिक्षक को सुनना चाहिए, उसकी जो समस्या है उसके बारे में जानना चाहिए और उसके बारे में जानकर उसका सोल्यूशन दे पाएगा। सेकंड दिया गया यहाँ पर, अगर वह प्रतिदिन बहाने बना रहा है तो कारण जानकर उसके निराकरण का उपाय कीजिए। अगर बच्चा प्रतिदिन एवरीडे ही कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे रहा है कि वह इस वजह से होमवर्क नहीं कर पाया है तो उसका भी एक अच्छे से उपाय करना चाहिए ताकि बच्चा उसकी वजह से या फिर उन डाउट्स की वजह से जो होमवर्क है वो नहीं कर पा रहा है वो समस्या दूर हो सके बच्चे की। थर्ड पॉइंट दिया गया, गृह कार्य के महत्व पर उससे बातचीत करिए। अगर बच्चा होमवर्क नहीं करके लेकर आता है तो इसकी सिचुएशन में बच्चे के साथ हमें बात करनी चाहिए कि वह क्यों नहीं कर रहा है और इसका क्या महत्व होता है। अगर बच्चा समय पर गृह कार्य करेगा तो उसको उस चीज़ के क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इन सभी बातों पर बच्चों के साथ वार्तालाप करनी चाहिए, उनका मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। 4 पॉइंट दिया गया, अगर प्रतिदिन या साप्ताहिक गृह कार्य आप नहीं जांच पाते हैं तो 3 या 4 बच्चों का गृह कार्य चेक करें। अब यहाँ पर बताया गया है कि प्रतिदिन अगर आप जो बच्चों की कॉपियाँ हैं वह चेक नहीं कर पाते हैं, उनका जो इवैल्यूएशन है वो नहीं कर पाते हैं, तो इस सिचुएशन में आप प्रतिदिन जो क्लास के बच्चे हैं उनमें से 3 या 4 बच्चों की कॉपी ज़रूर चेक करें और इसके बेसिस पर आप धीरे धीरे पूरी क्लास की कॉपियाँ अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो शेड्यूल बनाया गया है 3 to 4 चाइल्ड का पर डे कॉपी चेक करने का, इसके लिए हम प्रत्येक बच्चे को अच्छे से टाइम भी दे पाएंगे और उसका जो इवैल्यूएशन है वो भी अच्छे से कर पाएंगे, उसका असेसमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे, जो उसके डाउट्स हैं वो भी बच्चे के दूर हो पाएंगे। इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर जो टीचिंग प्रोसेस है उसको अपनाते हुए बच्चे के डाउट्स को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के स्टेप उठाने चाहिए ताकि बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से सीख सके, ये यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर सिर्फ एक कॉमनली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही बात नहीं कर रहे, यहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी अगर बच्चे को कोई समस्या होती है तो इसी प्रकार का जो सेम स्टेप होता है हम बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं और उनकी जो समस्या है उनका सोल्यूशन बच्चे को देते हैं। आगे दिया गया इसके अंदर, छात्रों को रचना में आने वाली कठिनाइयाँ, कि बच्चे को जो भी समस्याएं आ रही हैं स्टडी के दौरान उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है, कक्षा में शिक्षक को टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जब शिक्षक क्लास में कोई भी टॉपिक डिस्कस करता है तो उसका जो टॉपिक होता है या फिर कंटेंट होता है उसको ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल साफ और स्पष्ट लिखना चाहिए ताकि बच्चे उसको देखकर अच्छे से समझ सके और उसका प्रोनाउंसिएशन कर सके, ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड पॉइंट दिया गया इसके अंदर, टॉपिक से संबंधित हिंट या क्लू उसके नीचे लिखना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भी हम टॉपिक लिख रहे हैं, जो कंटेंट हम लिख रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ हिंट या क्लू होते हैं, जो संदेश होते हैं जो बच्चे को उसके साथ कोरिलेट करने में, उसके साथ जोड़ने में हेल्पफुल होते हैं, इसलिए वो भी साथ में नीचे लिख देने चाहिए ताकि बच्चे उसको देखकर भी जल्दी से जो वर्ड है या टॉपिक है उसको रिकॉल कर सके और उसको मेमोराइज अच्छे से कर सके। थर्ड दिया गया, छात्रों को सूत्र, शब्दकोश एवं चार्ट के माध्यम से अपने विचारों के विस्तरीकरण में सहायता चाहिए। अब यहाँ पर बच्चे के लिए बताया गया है कि जो भी उसके डाउट्स हैं, जो भी उसके फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनको अच्छे से चार्ट पर बनाकर बच्चों को समझाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब यहाँ पर जो सूत्र और शब्दकोश होते हैं, जो चार्ट हैं, उनके माध्यम से बच्चों की अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करके बच्चे को मोटिवेट करके शिक्षा के साथ जोड़ना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से अधिगम प्राप्त कर सके और अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को सीख सके। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बताया गया है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाना है उसमें टीचर की कितनी भूमिका होती है, वह किस प्रकार से बच्चे के डाउट्स को दूर करता है और वह उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक बालक के लिए जो लैंग्वेज सीखना होता है वह बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षक होता है किस प्रकार से बच्चे के लिए
नियोजन करता है, उसके लिए रणनीति तैयार करता है, उसके लिए प्लानिंग करता है और बच्चे के लिए गोल सेट करता है। यह टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। इन सभी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए अनेक प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाते हैं, ताकि बच्चे अच्छे से शिक्षण प्राप्त कर सके और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सके। ये यहाँ पर प्रत्येक बालक के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक बालक इंडिविजुअल बेसिस पर एक दूसरे से भिन्न होता है। इसलिए हमें बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसकी समस्या को समझते हुए अनेक प्रकार के जो सुझाव और जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करनी चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वह अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके और जो एजुकेशन के लक्ष्य हैं उसमें आगे बढ़ सके।